ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये अगला पॉइंट जो है हम लोगों का है वह पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा या किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये समझ गए, आगे पूरा ये मैग्नेटिज्म सोचने में सुविधा हो जाएगी। आंसर है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो पहला बात है हम लोग पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल किस बात पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड depends on theta angle between velocity and magnetic field। इसी में हम लोग थीटा को अलग अलग रख करके चार्ज पार्टिकल देखेंगे। जब थीटा 0 या 180 डिग्री है, चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। जब 90 डिग्री है इट विल बी सर्कुलर, और जब कोई एंगल है अदर देन 0, 180 एंड 90 देन इट विल बी हेलिकल। तो तीन तरह के केस यहाँ पर बनते हैं। व्हेन थीटा इज 0 और 180 पहला केस, दूसरा केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तीसरा केस व्हेन थीटा इज अदर देन 0, 180 और 90। ठीक है, तीनों केस को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरा आप लोग जानते हैं मुझसे पहले से जुड़े हुए, किसी काम को जल्दी करने का क्या तरीका बताएं, एक बार में पूरा करिए। मैं वही कोशिश करता हूं, धीरे धीरे बताते, इसलिए कि एक बार में ही समझ में आए। अभी हम लोग फोर्स को अच्छा से समझ लिए, अब बात कर रहे हैं पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल पे। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल किस बात पर डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात दिमाग में चली गई। अब यहाँ पर तीन तरह के केस बनेंगे एंगल के बेसिस पे। पहला केस व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री, मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। आप बता सकते हैं कि अरे जब थीटा 0 होगा या 180 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा। अभी देखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, जब थीटा 0 हो जाए 0, और यदि किसी पार्टिकल पे फोर्स 0 है तो उसका मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो फिर पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। तो पहला केस अपना बेस है इसी बात पर, व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री। हम लोग केस 1 करके लिखें। मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी इस डायरेक्शन, ये एक केस हो। दूसरा ये फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल, इसके पास वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में थीटा 0 है
इसमें थीटा 180 डिग्री है। दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, path of charge particle will be straight line. आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब सेकंड केस पर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड मिटा दे बेटा, लेफ्ट साइड तो मिटा ही सकते हैं। चलिए, अंतरावस्थी महक खान, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सेकंड केस पर बात करते हैं, केस 2। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा महक खान वंशी का, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे। अंचल, आपका भी नहीं दिख रहा, आपने कैमरे का डायरेक्शन सेकंड शोर केस है करके व्हेन रखा है। थीटा इज 90 डिग्री। महक खान, चलिए ध्यान देते हैं, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो फोर्स हम लोग क्या लिखे थे, मैक्सिमम। इस हालत में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी क्यू वी बी, यही मैक्सिमम फोर्स है, एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, स्पीड नहीं बदल पा रहा है, इट मूव द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर, it behave as a centripetal force, it behave as centripetal force, it behave as a centripetal force, and charge particle move in a uniform circular path, and charge particle move in a uniform circular path, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पर हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका जो पाथ है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। मान लीजिए यह एक प्लेन है जिसमें ये चार्ज पार्टिकल, इसके पास वेलोसिटी इधर,
इसका जो पाथ होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ हो जाएगा। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये लगा मैग्नेटिक, यहाँ पर आ जाएगा तो फोर्स नीचे, यहाँ आ जाएगा तो फोर्स इधर, यहाँ आ जाएगा तो फोर्स इधर। डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं? v क्रॉस b। वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर j है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस k का है, तो j क्रॉस माइनस k क्या हो जाएगा? माइनस i, सिंपल है। और ऐसे ही ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हम इधर, ये v को आशीर्वाद देना, ये आराम से आगे, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर। देखिए वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स इधर, ऐसे फोर्स, ये दिख नहीं रहा होगा। इधर इसे हटाते हैं पहले केस वाली, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन, और ये फोर्स हो जाएगा आपका क्यू ही भी। दोनों साइड से भी कैंसिल हो गए, रेडियस निकल गया एम वी बाई क्यू भी। एक बात आप जान लीजिए, मोमेंटम बराबर होता है एम वी। अगर इस चीज को यूज करें तो रेडियस को पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान देते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप है, ए स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी हम लोग रेडियस को लिख सकते हैं। भाई यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं,
कई बार ऐसा भी करता है, सपोज चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय potential difference delta V. Q delta V will be work done and work done will be equal to kinetic energy. इस हालत में रेडियस क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सेलरेट कर दिया, ऐसा कई बार करके क्वेश्चन देता है। तो देख लीजिए, जब चार्ज पार्टिकल यहां से चल के ऐसा थीटा एंगल पर पहुंच जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो इधर होगी, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे Vx और Vy, लेकिन स्पीड भी ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एट एनी टाइम velocity of particle is बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो स्पीड है v तो नहीं के बराबर रहेगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू vx स्क्वायर आई vy स्क्वायर। ये दोनों आपस में चेंज होंगे, लेकिन ये उतना ही रहेगा। इस बात का महत्व समझ रहे? कंपोनेंट ऑफ x एंड y will change but the speed will remain same throughout. क्या हुआ मुकुल? क्या हुआ भाई? लिख लिए? चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। ये राइट साइड सभी लोग लिख लिए होंगे। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, इसका नाम है टाइम पीरियड। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टाइम पीरियड भी होगा यूनिफॉर्म पीरियोडिकली रिपीट होगा। अगर बात करें टाइम पीरियड का, दिस विल बी 2 पाई r बाई v। तो रेडियस की वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी इसमें। ये रख देते हैं रेडियस की वैल्यू, ये भी रेडियस है आपका mv बाई qv। v से v कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाई q। ये टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तीसरा बात बोल सकते हैं आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। ये क्यूबी बाई एम आ जाएगा। तीनों में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
इसलिए हो तो एक बात करें आप लोगों से। चलिए अभी नहीं लिखी। अगर कहीं से जाके जल्दी आना हो तो क्या करते हैं हम लोग? स्पीड को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक पाथ को अगर आपको जल्दी पूरा करना है तो आप स्पीड बढ़ा के वो कर नहीं पाओ, क्योंकि टाइम पीरियड स्पीड से इंडिपेंडेंट। जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाओगे तुम्हारा रेडियस बढ़ाओगे, स्पीड कम करोगे रेडियस छोटा हो जाएगा। तुमको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगना है उतना ही लगेगा। तो जब समय फिक्स हो गया तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी are independent of speed, are independent of speed of charge particle. समझे? नहीं तो नॉर्मली ये बात होता है कि किसी को जल्दी एक सर्कल पूरा करना है, स्पीड बढ़ा ले भाई, जल्दी वो बंधन नहीं होगा। कितना भी स्पीड बढ़ा लो तुमको ये जो समय लगना वो लगते रहेगा। ये तो कुछ अलग ही बात हो गई। यशराज राय वीडियो ऑन करो अपना, दिव्यांशी जैन, अनुष्का भगोली। ये अलग बात तो है ये। और महक खान आपका वीडियो नहीं दिख रहा क्लियर, क्लास रिमूव कर दूंगा आपको। शाश्वत नाथ, अनुराग सिंह, अनुष्का। यहाँ तक क्लियर हो गया सही बच्चों को? इसे हटाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये कितना समझे और सबको क्लियर हो जाए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कहता है पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा। अल्फा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। दिस इज a specific charge enter a region of magnetic field V equal to V naught K. So you are having a region in which we are having magnetic field V naught and charge particle have velocity V naught I cap, ये initial velocity from the origin, जहाँ से मोशन शुरू हुआ है, इसे x एक्सिस, इसे y एक्सिस मान लिया गया। कहता फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर जो एक बात है, ये जो ऐसा होगा सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर z डायरेक्शन में है तो सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में होगा वो xy होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो सर्कुलर मोशन जिस प्लेन में होगा दैट विल बी yz। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसमें ये बात ऐड कर लीजिए। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक।
अभी आवाज आ रही है? लिख लीजिए एक बार, आ रही है सर, आ रही है। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, लिख लीजिए, बोल रहा हूं, ब्लर भी है तो भी आवाज तो आ रही होगी। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, plane of circular motion will be perpendicular to magnetic field. क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल, और इस तरह के ये सर्कुलर पाथ में चलने लगेगा। वो ठीक हो गया आप लोगों का? सही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्लर है। ब्लर है सर अभी भी। नॉट क्लियर, अभी भी ब्लर है। ओके, ये ओके, रुक जाइए 2 मिनट। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वह सर्कुलर होगा। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है पार्टिकल ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज अल्फा enter a magnetic field v equal to minus b naught k and with velocity v equal to v naught I from the origin. Find time dependence of velocity at the position of particle. मतलब ये पार्टिकल चलते चलते थोड़ा देर में यहाँ पहुंच जाएगा, वो पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वही रहेगी, बदल जाएगी लेकिन स्पीड वही रहेगा। हम लोग पहले रेडियस निकाल लेते हैं और ये एंगल कवर हो जाएगा थीटा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर जब बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट आएंगे। ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का अगर बात करें, इट विल बी v नॉट cos थीटा i कैप प्लस v नॉट sin थीटा j। ये तो सिंपल बात हो गई। दूसरा पॉइंट है थीटा की वैल्यू, दैट विल बी ओमेगा टी। ओमेगा की बात करें तो qv बाई m, ये पुट कर देंगे इसमें, वेलोसिटी निकल गई v नॉट। q बाई m को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा। इट इज अल्फा बी टी। ये पहला पार्ट का आंसर आपका हो गया। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सेकंड में कहता है फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन। यदि यह ओरिजिन है, आप मान के चलिए इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होना चाहिए और यही डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए यहां से यहां। मानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं आर साइन थीटा। रही बात आर की तो दैट विल बी एम वी बाई क्यू बी।
and theta, that is alpha bt. mv by qb को हम लोग क्या लिख सकते हैं? q by m is alpha. ये निकल गया x कोऑर्डिनेट. और अगर y कोऑर्डिनेट की बात की जाए, ये पूरा रेडियस r है, ये डिस्टेंस y, कितना पार्ट होगा? r cos थीटा. y को आप कह सकते हो r माइनस r cos थीटा. r बाहर निकाल लेंगे, ये mv by qb 1 माइनस cos अल्फा bt. यहाँ से पोजीशन निकल जाएगा आपको एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप. पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल बी साइन अल्फा बीटी आई कैप प्लस v अपॉन अल्फा बी 1 minus cos alpha bt. In this way we can find the position and velocity of particle. अगर सर्कुलर मोशन में हो तो सारा कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन वाला लगा के आप इसे बना सकते हैं. बेटा पंकज शर्मा वीडियो ऑन कर लो. कॉपी हो गया? पुलकित सही नेमा, अभिनव शुक्ला, सुदीप मीना. तो बताइए. ललित हो गया? चलिए, यदि कोई बच गया है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा कुछ लोग बच गए हैं. ओके, कॉपी हो गया तो आगे बढ़े हम. चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग. बड़ा सिंपल सा यहाँ पर सिचुएशन था इस क्वेश्चन में, हम लोग देख भी लिए उस चीज को. एक मिनट रुकने के लिए बोला जा रहा है.
लोग बोर्ड ब्लर का शिकायत करें, बोर्ड सही आ रहा है, ब्लर है। लोग हेडिंग लिखता है डेविएशन। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए बेटा। टैबलेट का वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा। बंद कर दो थोड़ा सा। चलिए, अब ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करें डेविएशन। whenever a charge particle enters a region of magnetic field, it get deviated। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एंटर से रीजन ऑफ, यहाँ पर एक चीज ऐड कर देंगे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना, एंटर से रीजन ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इट गेट डेविएटेड। समझाता हूं, ये डी थिकनेस का कोई बाउंड्री ले लें और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। इसके लेफ्ट राइट कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। यहाँ पर आप एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और कह रहे हैं यहाँ एंट्री कर रहा है, बी नॉट, समझ गए? इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस बाउंड्री पाएगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल है, तो निश्चित है कि इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ कहीं होगा। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचने के बाद ये डेविएट हो जाएगा, सीधा यहाँ निकल जाएगा ऐसी स्पीड। ये अपने इनिशियल डायरेक्शन से मुड़ गया ना, इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। ये रेडियस आर और ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी डी हो जाए। अब अगर हम लोग डेविएशन निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू डी बाई आर।
इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, यहाँ पर डी जो है वो लेस देन आर, कभी एयर डेविएशन है, और कभी डी ग्रेटर देन आर होगा तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। पहले इसे क्विकली लिखिए। हाँ, उसमें डेविएशन 180 डिग्री हो जाएगा। सही जवाब दिया जिसने भी दिया। कॉपी हो गया बच्चों, तो आगे बढ़े। हम लोग अगला केस डिस्कस करना चाहते हैं जब डी की वैल्यू आर से बड़ी, जब डी की वैल्यू आर से बड़ी होगी तो डेविएशन क्या होगा। उसी का आंसर एक बच्चे ने दिया, सर दैट विल बी 180 डिग्री। इतने रीजन में ही इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। लिखा गया सही बच्चों का विपुल? ओके, चलिए डेविएशन का ही केस 2 देख रहे हैं, व्हेन डी इज ग्रेटर देन आर। इसी में बात करते हैं केस 2, व्हेन डी इज ग्रेटर देन आर। डी जो है आर से बड़ा, मतलब इधर जो रीजन है ये थोड़ा इस बार ज्यादा थिक, और इसी ये मैग्नेटिक फील्ड है भी। के ऊपर और नीचे इंफिनिटी तक बढ़े चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसमें वेलोसिटी भी है। इस पर जो इसका सर्कुलर पाथ होगा, ये सेमी सर्किल कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सेमी स्पीड एंट्री के इधर, बाहर निकले इधर, इस हालत में डेविएशन विल भी 180 डिग्री। इट विल मेक अ यू टर्न। अब दोनों पर एक एक क्वेश्चन बना लें तो और क्लियर हो जाएगा। डी इक्वल टू आर हो जाए तो यहाँ 90 डिग्री पर निकल जाएगा। सही है, अब समझ में आने लगा ये। और डी इक्वल टू आर आप रखेंगे उसमें तो कट के साइन 91 डिग्री है, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाए। थीटा 1 है तो साइन थीटा 1 है तो थीटा 90 डिग्री। पिछला फार्मूला में ले लेते, ये तब लगेगा जब डी की वैल्यू आर से बड़ी, ये कंप्लीट सेमी सर्किल हो जाए। अब इन दोनों पर यदि एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो फिर कहानी और क्लियर हो जाएगी। हटा दे रहा हूं इसे, तो एक लाइन का डायग्राम ले बनाना था और कुछ नहीं। केस 1 बोला जा रहा है, फिर से बता दीजिए। ये रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री किया V0 स्पीड से, यहाँ तक सर्किल हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स गायब हो जाएगा, ये सीधा चला जाएगा V0 स्पीड से। मैग्नेटिक फोर्स लास्ट टाइम तक क्या लगा, ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पॉइंट, ये रेडियस है,
ये डिस्टेंस आप डी दिया गया आपको, ये दूरी अभी भी डी होगी, ये डेविएशन अपने डायरेक्शन से थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू दिस साइड डी बाई आर तो ही रहेगा। तो यही पिछले केस में लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। डी और आर इक्वल हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 1 तो थीटा 90। जिनका भी रिक्वेस्ट था वो पूरा हो गया, आगे बढ़े हम लोग। लिख तो चुके ही हैं आप लोग। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, डी इज स्मॉलर देन आर, इतना ही तक सर्कुलर पाथ मिलता है, पूरा सर्कल मिल नहीं। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया उसी का। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब एंट्री करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं मिलेगा, आपको पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ मिलेगा। पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ सेमी सर्किल, लेस देन सेमी सर्किल, मोर देन सेमी सर्किल, सब हो सकता है। तो कब क्या होगा इस चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A proton and an alpha particle are projected in a magnetic field which exists in a width of region D. Compare the angle of deviation suffered by proton and alpha particle if before entering the magnetic field both particle have same momentum. एक पार्टिकल प्रोटॉन है और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। दोनों में फर्क क्या होगा? चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ई, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, और मास ऑफ प्रोटॉन इज, ऐसा एम नॉट मान लेते हैं, देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times the mass of proton. अब यहाँ पर डी के बारे में जब इंफॉर्मेशन ना दिया जाए तो मान लेना है कि वो डी जो है छोटा है रेडियस। The proton and alpha particle are projected in a magnetic field which exists in region D. ये डी थिकनेस का रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। कंपेयर द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। यहाँ पर कंपेयर करना मतलब साइन थीटा पी प्रोटॉन के लिए और साइन थीटा अल्फा पार्टिकल। ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेडियस पहला केस में मोमेंटम सेम कर रहा है, व्हेन मोमेंटम इज सेम। यहाँ पर 3 केस आपको बनेंगे, यही फार्मूला आप लोग लगा फर्स्ट पार्ट के लिए। व्हेन मोमेंटम इज सेम, जब दोनों का मोमेंटम सेम हो तो मोमेंटम के टर्म में आप क्या लिख सकते हो? रेडियस ई बाई क्यू बी, और मोमेंटम दोनों का सेम है। अल्फा पार्टिकल के लिए बात कर, मोमेंटम चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियस अल्फा पार्टिकल का लिखा। अब रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिए, ये प्रोटॉन ई भी कट गया, इट इज 1/2। पहला केस बन गया, सिंपल लॉजिक है।
दूसरा केस भी निकल जाएगा, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखें, यही होता है। फिर से यही करेंगे, डेविएशन प्रोटॉन का, डेविएशन अल्फा पार्टिकल, एक बार लिखेंगे 2, यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m0, काइनेटिक एनर्जी के बाय 2 eV। इस फार्मूला में रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये 2, मास ऑफ प्रोटॉन m0, काइनेटिक एनर्जी के चार्ज इज eV। यहाँ ध्यान देंगे कुछ चीजें कट जाएंगी, eV m0 के ये रूट 2 ये रूट 2, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 1:1 होगा। थर्ड केस में एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये के भी हम लोग कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल ऊपर में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखेंगे, रूट ओवर 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डेल्टा V डिवाइडेड बाय 2 eV। यहाँ ध्यान दिया जाए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन डेल्टा V eV। ये eV कट गए, यहाँ 2 बच जाता है, m0 E डेल्टा V कट गए, m0 E डेल्टा V कट गए, ये 2 2 4, ये 4 बाहर आएगा, ये 2 आ जाएगा। कॉपी हो गया सभी का तो बताया जाए। चलिए सभी बच्चों ने लिख लिया है, आगे बढ़े हम।
कोई बच रहे हैं तो बताइए, नहीं तो मिटा देता हूँ। लिख लिया सभी ने? एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें डी की वैल्यू आर से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पूरे रीजन में इधर राइट साइड में इंफिनिटी तक मैग्नेटिक ये डायग्राम बना हुआ है। इसे स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं या स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं। यही होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोग्राफ में। कई बार स्पेक्ट्रोमीटर किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा, या इसमें भी नाम दिया हुआ है बीम ऑफ सिंगली आयनाइज्ड एटम्स ऑफ कार्बन ईच ऑफ चार्ज प्लस ई। दोनों पे चार्ज जो है वो प्लस ई है। हैव सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम, ये भी बात सही है। एंटर अ मास स्पेक्ट्रोमीटर एज शोन इन फिगर and strike the photographic plate in two different location 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है ये 5 सेंटीमीटर। ऐसा कैसे हो रहा है इस बात को समझते हैं। आगे इंफॉर्मेशन दिया है, द आयन स्ट्राइक द फोटोग्राफिक। आयन है मतलब दोनों के मास अलग अलग है। द कार्बन 12 आइसोटोप ट्रेसेस द पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस। कार्बन 12 वाले के जो मास है वो स्मॉलर है और वो है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अदर आइसोटोप? एक का सेंटर यहाँ पर होगा कार्बन 12 वाले का C1, दूसरे का सेंटर यहाँ होगा C2। ये जो डिस्टेंस हो गया दिस इज 2d1। उसी तरह से ये डिस्टेंस का अगर बात करेंगे तो दिस विल बी 2d। आप एग्री करते हैं इस बात से? समझिए क्वेश्चन को पहले। यहाँ पर एक बीम है, जिस बीम में दो तरह के कार्बन के पार्टिकल हैं। एक है कार्बन 12, दूसरा कोई और जिसका एटॉमिक नंबर अपने को मालूम नहीं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से जाते हैं तो दोनों का मास अलग अलग है, इसलिए दोनों का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अलग अलग होंगे। एक का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 15 सेंटीमीटर है, वो कार्बन 12 का है। तो आखिर यहाँ पे नीचे स्ट्राइक किया, जो दूसरा है वो ऊपर स्ट्राइक किया। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो इस इंफॉर्मेशन से अपने को जो दूसरा आइसोटोप है उसके मास निकालने हैं। अब किसी भी आप पार्टिकल को पास कराए तो दो जगह पे या तीन जगह पे फोटोग्राफिक प्लेट हो गए, तो कई बार आपको हैरानी होती होगी कैसे पता चला कि सब चीजों पे आइसोटोप है। तो हर पार्टिकल को हम लेकर के एक एक चार्ज देकर ऐसा पास कराए तो सब फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग जगह मिलता है, और इनका क्या आइसोटोप का मास है वो सब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इस बात को लेकर के चले, ये डायमीटर हो गया D2, ये R1, D2, तो D2 माइनस D1 इज 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे मीटर में बदल सकते हैं। D2 को क्या बोल सकते हैं 2R2,